ये देख सकते हैं, ये सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही है, यानी कि आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको एक बार आइडिया लगाने के लिए बता देता हूँ, बाद में आपको पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका 540 टोटल क्वेश्चन है, देख सकते हैं 540 है, हालांकि ये यहाँ पर दिया हुआ गलत है, यहाँ पर होना चाहिए 536, ठीक है। 540 क्वेश्चन टोटल है, और हम स्टार्ट करते हैं अभी। 64, चलिए 150 क्वेश्चन जितना आज हो सकता है, उसका 2 से 3-4 लेक्चर में लाइव आकर के आपसे आप अपना आपको चेक भी कर सकते हैं कितना आपका लेवल है, कहाँ आप स्टैंड करते हैं, कितने क्वेश्चन सही होता है। 50 क्वेश्चन आज करने की कोशिश करेंगे, आप बताइएगा 50 में से कितने सही होंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, पुर्तगाली उपनिवेश एक का प्रथम वायसराय भारत में कौन है। चलिए स्टार्ट हो गया, आप यहाँ से आप अपना गिनती शुरू कर दीजिएगा, कितने आपके सही हुए हैं बताइएगा। ऑप्शन है डियाज, वास्को डी गामा, या फिर अल्मीरा, या फिर अल्बुकर। तो सही जवाब इसका होगा अल्मीरा। अल्मीरा पुर्तगाली जो है उपनिवेश जो प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो अल्मीरा रहा है। भारत में प्रथम पुर्तगाली, वास्को डी गामा कई लोग लगा देते हैं 1498 में ये वास्को डी गामा आया था, उससे पहले प्रयास इसने किया था अल्मीरा ने। प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसीसी डी अल्मीरा 1505 से लेकर के 1509 तक का आगमन हुआ, और वो 1505 में भारत पहुंचा था। 1505 में ये भारत पहुंचा था, समझ सकते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग के समकक्ष किस तरह से हैं, आप मैं छोड़ और बड़ा कर देता हूँ। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती होती हेतु हुबली का उपयोग कौन करता था। तो डच करता था, पुर्तगाली करता था, फ्रांसीसी करता था, अंग्रेज है, या एक से अधिक। ये देख सकते हैं बीपीएससी 65 में पूछा गया, तो सही जवाब होगा इसका पुर्तगाली करता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग या उपयोग कौन करता था, तो पुर्तगाली करता था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल करता था, ये मतलब एक तरह से डकैत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन है हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड विटेरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हॉकिंस को किया था खान की उपाधि, मतलब कि ये आया था इसके दरबार में रहने के लिए, इसको खान की उपाधि देता था। हॉकिंस जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, और बहुत चापलूसबाज था। चापलूसबाज यानी बहुत जी हुजड़ी करने का कारण, और चित्रकारी जहांगीर है चित्रकारी के लिए बहुत ज़्यादा इसको इतना नॉलेज था कि 100 लोग अगर कोई चित्रकार बना रहा है तो ये बता देगा कौन किसने कहाँ बनाया, किसने आँख बनाया, किसने हाथ बनाया, किसने पैर बनाया। तो चित्रकारी में इसका काफ़ी फेमस था, और इसी का ये चापलूसी के कारण इसको खान की उपाधि मिला था। वो बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के आया था। 1608 में सूरत पहुंचा था, और अप्रैल 1908 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब और फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ये क्या क्या चीज़ दिया था, हॉकिंस को 400 मनसब और फिरंगी खां और अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, बताइएगा यस नो में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। इन सभी का प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, उसको भी आप उसका यूज कर सकते हैं। सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो ये कहाँ किया था, आप लोग को ये रिपीटेड और याद हो जाना चाहिए, बहुत बार बताया है। सूरत में, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जो अभी मैंने बताया, इसको खान की उपाधि दिया था जहांगीर ने। विलियम्स हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 16 से 11 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी कैप्टन मिल्टन से सूरत के समीप शालमी पहुंचा, और मुगल गवर्नर ने से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह के नई विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया, और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित किया था।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो को भारत आया था? किस मुगल के शासक में सर थॉमस रो जो है भारत आया था? तो ऑप्शन है आपका बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही जवाब होगा जहांगीर के समय में आया था। ठीक है। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा और जनवरी 1616 में अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? इसका सीधे हम आंसर बताएंगे, काफ़ी समय है तो इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना है। तो इसका सही जवाब होगा 1632। याद रखने के लिए 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32। कब पहली बार फैक्ट्री पटना में लगी है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुई है। तो ये आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार फैक्ट्री पटना में लगाया है और ये आपका 1632 में है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेट टीयर पर इतिहास की वो किसी मानक पुस्तक या अन्यंत्र 1632 में भारत में डच फैक्ट्री की स्थापना के कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने यानी बीपीएससी ने जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, चाहे टीचर्स का हो या बीपीएससी 70th के लिए आप प्रिपरेशन करें उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, द्वारा निरंतर ये प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह भी प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा और अफीम आदि से संबंधित व्यापार था। अफीम का बहुत बड़ा स्रोत था वहाँ पर पश्चिम चंपारण में। चलिए नेक्स्ट को बताइएगा, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? किसके सबसे पहले कौन मुगल शासक था जो कि ब्रिटिश को पहले तो आने दिया यानी अंग्रेजों को और फिर उसी विरोध करना शुरू किया? तो ऑप्शंस कौन है? जहांगीर, ये तो लाने ही दिया, औरंगजेब, या फिर शाहजहां, या फिर आपका बहादुर शाह। तो सही जवाब होगा इसमें बी ऑप्शंस आपके आएंगे यानी कि औरंगजेब ने किया था। सबसे पहले मुगल सम्राट जो कि ब्रिटिश अब समझ गया था कि हमारा धर्म को भी भ्रष्ट कर रहा है, यानी धर्म हम हिंदू मुस्लिम को बांट भी रहा है और राज भी कर रहा है, फूट डालो राजनीति करो। तो मुगलों पर का अंग्रेजों ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष जो किया था 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासन में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने चारनोक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका कारण कौन सा था? ऑप्शन सीधे आंसर वो बताते हैं, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण के कारण हुआ था। इसका इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, चलिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1744 से लेकर के 48 तक, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारी आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज या फ्रांसीसी में 1786 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अड़ कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अलवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अरियार्ड नदी पर स्थित सेंथोपे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सलाव-शापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था सेंट थॉमस के युद्ध के लिए स्मरणीय है, यानी इसके लिए याद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था जनवरी 1760 में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुआ और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। याद रखिएगा दोनों का। और वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। तो अंग्रेज धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया था इस समय, जैसे ही उसको फैक्ट्री मिला। दोनों उससे पहले फ्रांसीसी थे, डच थे,
ये पुर्तगाली थे, सभी को एक एक करके ये भगाना शुरू किया। तो सबसे ज़्यादा उसमें मजबूत था फ्रांसीसी, जिससे बार बार युद्ध होता था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था, और इसमें अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में युद्ध हुआ था, और युद्ध में फ्रांसीसी जो हुआ था उसमें पराजित हो गया था। अंग्रेजी को यानी कि ब्रिटिश को जीत प्राप्त हुई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर कौन कर देते, आयरकुट ने कर रहा था। फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में मंगलूर की संधि हुई? इन लोगों के बीच में 4 संधियाँ हुई, एक्चुअली 3 संधि हुई थी। लास्ट में टीपू सुल्तान मारा गया था, और इसके जो फादर थे यानी कि हैदर अली, उनके बीच में भी हुई थी। तो मैंगलोर की जो संधि हुई थी 1784 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, ये फैक्ट पूछा जाता है, ये डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है। तो तीनों चारों संधि के बारे में जानते हैं, देखते हैं इसमें व्याख्या में क्या क्या चीज़ें। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में मंगलूर की संधि जो हुई थी 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 का अंत हुआ, यानी 4 साल तक 5 साल तक ये युद्ध चला था। और इसमें लास्ट में जब पता चला कि ये भी नहीं हार रहे हैं, ये भी नहीं हार रहे हैं, दोनों की सेना थक गई और हारते, लास्ट में संधि हुआ, चलो तुम अपना राज्य जो अंग्रेज के ने जीता था उसको वो लौटा दिया, और इन्होंने जो जीत लिया था उनको लौटा दिया गया। तो फाइनली मंगलोर की संधि 1784 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जब स्पेक्ट्रम हम आपका हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, कभी समय मिलेगा तो उसमें काफ़ी अच्छा से इसमें हम व्याख्या करेंगे। हालांकि बीपीएससी TRE 2 और TRE 1 के दौरान मैंने ऑडियो, वीडियो और PDF के फॉर्मेट में मैंने अच्छे से बताया। एक बार 2 घंटे 3 घंटे का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है, 1700 लेकर 1600 से लेकर के 1947 तक, यानी भारत की आज़ादी तक का मैंने 2 घंटे में पूरा कंप्लीट किया, कंप्रेस पेज में, बहुत तेज़ी से कंप्लीट किया। उस एक स्टोरी फॉर्मेट में आप उसको जा करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों का स्वावल्ली यानी कि स्वल्ली के स्थान पर हराया था? तो आपका इस किसने, थॉमस वेस्ट ने हराया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के स्वावलंबी को स्थान को हराया था? थॉमस वेस्ट ने कराया था। 16 से 11 में पुर्तगालियों के विरुद्ध बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वावलंबी पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग दिया। यानी इससे पहले जितना भी था एकाधिकार था पुर्तगाल का, पुर्तगाल पहले आया था और उसका एकाधिकार था, यानी कि मोनोपोली जिसको कहते हैं, उसको भंग किया और सूरत में अस्थायी रूप से भी एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेज ने अपने व्यापार को एक देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, फिर बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित कर दिया था। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र की पहचान करें, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है, मैंने बताया था आपको, सबसे ज़्यादा सोडा और अफीम बिहार में प्राप्त होती थी, बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था, और ये देख सकते हैं पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन था? तो वही सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, हम देख सकते हैं 20 साल बाद ठीक क्वेश्चन को रिपीट किया गया, 10 साल बाद सॉरी। तो ये बिहार है आपका है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया गया था? अगर जो भी लोग इसका क्वेश्चन अभी बना रहे हैं साथ में, मैं आपको सजेस्ट करूँगा SCERT NCERT एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए, 6 से लेकर के 12 तक का SCERT का। अगर आपका पास कॉम्प्रेस नोट्स है PDF फॉर्मेट में, या फिर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर लीजिए। 199 में पेमेंट करके आप 7 मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, उस पर व्हाट्सअप सिर्फ कीजिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी नोट्स होगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। 7903812553। लास्ट मोमेंट्स में 20 से 30 दिन जितने भी एग्जामिनेशन में है, या BPSC TRE 4 के लिए भी एग्जामिनेशन में के लिए प्रिपरेशन करें, उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। इसमें है आपका सही जवाब है मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? वो आपका मोहम्मद रजा खान। अगर सिर्फ क्वेश्चन करते हैं तो कोई कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं इसलिए अभी बता दिया हूँ क्योंकि आपका इसमें हेल्पफुल रहेगा, इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए इसका व्याख्या के बारे में जानते हैं। इलाहाबाद की दूसरी जो संधि हुई थी अगस्त 1765 में हुआ था, 1765 में के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था। किसमें? अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने एक बार
18 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल और बिहार उड़ीसा के दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए। उसमें सोचिए वो कितनी वैल्यू होगी, आज से 300-400 साल पहले की घटना है। और इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए रजा सिताब राय नियुक्त की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में कार्य करता था और इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था। यद्यपि उत्तरदायित्व जो था कंपनी थे। यानी कि मैं आपको एक कहानी के टर्म में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक उत्तरदायित्व के टर्म में क्या एक एग्रीमेंट यानी समझौता पत्र करता था। कंपनी के बहुत ज़्यादा होशियार ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कि आपकी के कंपनी में हम 10,000 सैनिक रखेंगे, लेकिन सैनिक कमांड जो रहेगा चलेगा कंपनी की तरफ से, यानी ईस्ट इंडिया अंग्रेजों की तरफ से, और आपका संरक्षण हम करेंगे और आपको ही व्यय करना पड़ेगा। ये 10,000 के सैनिक मांगेंगे, मान लीजिए कि अवध हो गया या फिर मगध हो गई, 10,000 की ज़रूरत है, भेज देंगे 20,000। इतना सैनिक को आप खाना पीना दीजिए। साथ ही साथ पहले स्टार्टिंग में लगेगा गाड़ी बहुत अच्छा है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमें सपोर्ट कर रहा है। बाद में कुछ दिन के बाद पता चलता है ये तो मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया है, यानी कि खाना भी दो इसको सैलरी भी दो, लेकिन जब भी हमारी सुरक्षा की बात आएगी तो कंपनी की बात ये सैनिक सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें, यानी सब कुछ आपका है, ज़मीन भी आपका है, घर भी आपका है, लेकिन आपका शासन कोई और कर रहा है। इस तरह से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब किया था? सेम क्वेश्चन ही वही 12 अगस्त 1765 में किया था। मुगल बादशाह और बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, किसके बीच में थी? ये क्वेश्चन का विकल्प कोई भी सही नहीं है, तो इसको मैं देख सकते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में बल्कि मुगल शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में ये कहावत प्रसिद्ध है कि सल्तनत ए शाह आलम अजीज दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रदर्शन को निरस्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से? तो ये शाह शुजा से। पंजाब जो है, पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर के शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया था। उधर आपका अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति से दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अब्द शाह अब्दाली का पुत्र शाह आलम काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया, यानी भगा दिया गया, और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल पर राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर यानी कोहिनूर हीरा जो आपका हीरा भेंट किया था। कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो शाह शुजा ने। और क्यों प्राप्त किया? तो ताकि उनको सपोर्ट करे उसी का आपका इससे लड़ने के लिए। कश्मीर का जो अधिकारी है 1800 में विस्थापित हुआ था और उसके एक मुँह कह सकते हैं फंसाने का एक तरीका है। चलिए मैं आपको लोम में ये देता हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो ये है आपको श्रीरंगपट्टनम। ये लास्ट में इसकी मृत्यु भी यहीं पर हो जाती है और ये 4 बार युद्ध करने के पश्चात कहीं इसके पास कोई नहीं शरण मरता है। इसका जो बाप यानी फादर जो थे वो हैदर अली, उनके बाद यही सल्तनत को संभालते हैं और श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। चलिए इसके बारे में व्याख्या से जानते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन्स क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक और स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्रीय संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, तुर्किस्तान, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतबंद भेजे थे। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन।
अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑब्वियसली टीपू सुल्तान के साथ की थी। ये थर्ड में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम संधि में हुआ था। और चौथा में यदि मारा जाता है, इसको मार दिया जाता है, अवसांश में हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस जो था और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का 1/2 यानी कि आधा भाग अंग्रेजों को और उनके साथियों को देना पड़ा है। काफ़ी बेइज्जती इसमें फील हुआ था। और इसके बाद ही टीपू सुल्तान ने सोचा कि अब फ्रांसीसियों से हेल्प लेकर के कहीं दूसरे से, क्योंकि अपने तो दगाबाज थे और कई लोगों ने मराठा ने इसका साथ छोड़ दिया था, तो सोचा कि कहीं और से ले, फ्रांसीसी से हेल्प लिया। और उसके बाद लास्ट में जब अंग्रेज ने सोचा ये टीपू सुल्तान तो मानने वाला है नहीं, इसका इतना बेइज्जती कर दिया, आधा ज़मीन ले लिया और उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही साथ युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपया, सोचिए उस जमाने का 3 करोड़ रुपया देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में ये शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं दे देता तो उनके 2 पुत्र, यानी जो सबसे बड़ा जो होता है पूरे ज़िंदगी का, 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। समझ सकते हैं, इसके जितने भी साथी थे वो आसपास के, वो सभी को यहाँ से निरस्त कर दिया गया था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सलीम के द्वारा हुआ था। ठगों में हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये हुए लोग काली, दुर्गा और भगवान की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन सलीम को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दे दी गई। शेष का आजीवन निर्वासित कर दिया गया था और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों को अंत कर दिया गया था। तो सोच सकते हैं ये ठगी क्या है और किसके समकक्ष है? कैप्टन सलीम ने याद रखिएगा इससे संबंधित। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा 1837 में यह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, उसके बाद ही अब आ जाएगा 1857 आपका क्रांति जो है, सैनिक विद्रोह, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन है आपके समकक्ष। क्या सती प्रथा का उन्मूलन किया था? बिल्कुल किया था। दास प्रथा का भी किया था। हाँ। धर्म परिवर्तन के लिए अयोग्यता का प्रावधान को हटाया, इसने ये नहीं करवाया था। ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया था, तो ये भी किया था। आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सी ऑप्शन है। देख सकते हैं विलियम बेंटिंग 1828 में आया था, बंगाल प्रेसिडेंट का गवर्नर जनरल बना। 1829 में उसने सती प्रथा क्या है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया, उसका उन्मूलन किया। और बेंटिंग के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 भी आया था, जो जिसमें अंग्रेजियों को, मतलब अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य है, ऐसा कुछ, अंग्रेजी शिक्षा प्रचलित करो, दक्षिण पद्धति, ये सारी चीज़ लाया गया था, पारित किया गया था। उसने दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया था। बेंटिंग ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चला करके उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंग ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता का भी काम किया था और 1835 में वो इंग्लैंड वापस चला गया। और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्य प्रावधान को 1850 में हटाया गया था, तो ये उसके काल में नहीं था। तो ये आपका रहेगा 1 to 4 सही था, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित पर कर उसका अधिग्रहण किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन से आपका है वेलिंगटन, सलीमेंस, लॉरेंस, आपका नेपियर। तो सही जवाब हुआ किसने सिंध विजय पर उसका अधिग्रहण किया था? तो नेपियर। ठीक है। 1843 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया था। सिंध जो है आपको पता है, पंजाब आपने पढ़ा होगा, आपका भारतीय आपका गिल है, उसमें सिंध पड़ता है जो पाकिस्तान में, उसका विलय कर दिया था, विजित कर करके अधिग्रहण कर लिया था। बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? दुशासन पद्धति क्या है? तो ऑप्शन से आपका बेंटिंग है और हॉलस्टाइन है,
या रॉबर्ट क्लाइव है? तो सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। ये 2020 में पीटी में पूछा गया। द्वैत शासन यानी कि दो शासन पद्धति यानी द्वैत शासन जो है ड्यूअल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 में हुई थी। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। कलकत्ता परिषद एवं